शायद हमारी जनरेशन हिस्ट्री की पहली ऐसी जनरेशन है जो वर्ल्ड वॉर जैसी चीज को मीम्स के थ्रू एक्सपीरियंस कर रही है। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन और एस्केलेट हुई तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के करीब पहुंच सकती है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुआ तो ये सिर्फ एक नॉर्मल वॉर नहीं होगी, ये एक फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर होगी। बट क्या होगा अगर आपके शहर में दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया जाए? एक एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब आखिर कितनी तबाही मचा सकता है? क्या तुम बचा पाओगे खुद को? और क्या एक मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब को सर्वाइव करना लॉजिकली पॉसिबल है भी या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. कभी कभी इंसान कुछ ऐसे इन्वेंशंस कर देता है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होते, वो पावर का डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। और 20th सेंचुरी के कोल्ड वॉर के एरा में एक ऐसा ही इन्वेंशन हुआ, एक ऐसा बॉम्ब जो इतना पावरफुल था कि अगर उसे किसी बड़े शहर के ऊपर एक्सप्लोड कर दिया जाए तो सिर्फ सेकंड के अंदर ही पूरा शहर मैप से लिटरली इरेज हो सकता था। इस बॉम्ब का नाम था Adna. Roll. ये सिर्फ एक बॉम्ब नहीं था, ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन था जो कभी इंटरनेशनली क्रिएट किया गया। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब आप इस बॉम्ब के बारे में डिटेल में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बॉम्ब जितना टेरिफाइंग है उतना ही इम्प्रैक्टिकल भी। और इसी स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। नॉर्मल बॉम्ब्स काम करते हैं केमिकल रिएक्शन से, जैसे गन पाउडर, TNT या फिर एक्सप्लोजिव्स। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का प्रिंसिपल काफी डिफरेंट है। ये काम करते हैं एटॉमिक लेवल एनर्जी से। मैटर के अंदर अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है और न्यूक्लियर वेपन्स का काम होता है उस एनर्जी को इंस्टेंट में रिलीज कर देना। न्यूक्लियर बॉम्ब्स दो मेन टाइप के होते हैं, फिजन बॉम्ब और फ्यूजन बॉम्ब। फिजन बॉम्ब में हैवी एटम्स जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम को स्प्लिट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। जब एक एटम स्प्लिट होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ एटम एक चेन रिएक्शन में स्प्लिट होते हैं तो उससे इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और तब जनरेट होता है एक मैसिव एक्सप्लोजन। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था हिस्ट्री का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब, द लिटिल बॉय। लेकिन साइंटिस्ट यही नहीं रुके, उन्होंने सोचा कि एटम्स को स्प्लिट करने की बजाय उन्हें फ्यूज कर दिया जाए तो एनर्जी और भी ज्यादा रिलीज हो सकती है। और यही कॉन्सेप्ट बना थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स का। इन्हें हम हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहते हैं और इसी कैटेगरी में आता है द ज़ियार बॉम्ब। 1950s और 1960s का टाइम था। दुनिया एक डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी थी। एक साइड पर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी साइड पर था सोवियत यूनियन। उस टाइम पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर हो गया जिसे कहते हैं डिटरेंस। अब इसका आइडिया काफी सिंपल था। अगर किसी कंट्री के पास इतना पावरफुल वेपन है जो वो दूसरी कंट्री को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके तो कोई भी वॉर स्टार्ट करने से पहले 100 बार सोचेगा। बेसिकली उसकी वॉर स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं होगी। और इसी लॉजिक के अंडर सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। एक ऐसा बॉम्ब जो सिर्फ एक वेपन नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है, एक मैसेज है। और 30 अक्टूबर 1961 को आर्टिक ओशन के एक रिमोट टेस्ट साइट पर उस मैसेज को पूरी दुनिया ने देखा। लोकेशन थी नोवाया ज़ेम्लिया। एक स्पेशली मॉडिफाइड बॉम्बर एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भरता है। इस प्लेन के नीचे अटैच था एक 27 टन वजनी हाइड्रोजन बॉम्ब, ज़ार बॉम्बा। बॉम्ब को ड्रॉप करते वक्त एक बहुत ही अनयूजुअल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ अटैच किया गया एक जायंट पैराशूट। बॉम्ब ड्रॉप हुआ और पैराशूट की वजह से वो स्लोली ग्राउंड की तरफ गिरने लगा। अब इससे प्लेन को मिल गया एक एक्स्ट्रा टाइम ताकि वो वहां से एस्केप कर सके। जिसके कुछ सेकंड बाद आर्टिक स्काई में एक ब्लाइंडिंग फ्लैश हुआ, इतना ब्राइट कि 1000 किलोमीटर दूर खड़े लोगों की भी आंखें चुंधिया गईं। यही वो मोमेंट था जब पूरी दुनिया ने रियलाइज किया कि इंसान अब प्लेनेट लेवल डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं इस बॉम्ब की एक्चुअल पावर की। ज़ार बॉम्बा का यील्ड था करीब 50 मेगाटन। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक नंबर है तो थोड़ा कंपेयर करते हैं। हिरोशिमा पर जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा था 1945 में, उसका यील्ड था रफली 15 किलोटन, नॉट मेगाटन, किलोटन। और ज़ार बॉम्बा का यील्ड है करीब 50 मेगाटन, यानी हिरोशिमा पे गिराए गए बॉम्ब से 3300 गुना से भी ज्यादा पावरफुल। अगर ये बॉम्ब दिल्ली जैसे शहर पर डेटोनेट कर दिया जाए तो उसका फायरबॉल ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और उस फायरबॉल का टेम्परेचर होगा करीब 300 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फॉर कंपैरिजन सन के कोर का टेम्परेचर होता है करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये इतना हाई टेम्परेचर है कि स्टील और कंक्रीट जैसी चीजें भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वेपोराइज हो जाएंगी। एक्सप्लोजन के बाद जो मशरूम क्लाउड बना था वो ऑलमोस्ट 67 किलोमीटर तक की हाइट तक पहुंच गया था। कमर्शियल प्लेन जितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं
उससे भी 6 से 7 गुना ऊपर। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि शॉक वेव अर्थ के अराउंड मल्टीपल टाइम्स तक ट्रेवल करती हुई डिटेक्ट हुई और टेस्ट साइट से 800 किलोमीटर दूर तक के घरों की खिड़कियां तक टूट गई थी। इस एक्सप्लोजन को स्पेस से भी ऑब्जर्व किया गया था और अगर कोई इंसान ग्राउंड जीरो के पास होता तो उसके लिए सर्वाइवल के चांस बेसिकली जीरो ही होते। लेकिन जार बॉम्ब का इस दुनिया में एग्जिस्ट करना बेसिकली एकदम यूजलेस है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यूजलेस, क्योंकि इस बॉम्ब को सिर्फ दुनिया को डराने के लिए बनाया गया था। प्रैक्टिकली इस बॉम्ब को कोई भी देश रियल वॉर में यूज कर ही नहीं सकता और उसका रीजन है इस बॉम्ब का साइज और उसका वेट। सबसे पहली प्रॉब्लम, जार बॉम्ब का वेट रफली 27 टन था, पर वही मॉडर्न न्यूक्लियर वॉरहेड सिर्फ कुछ 100 किलोस के होते हैं। मिसाइल्स जो न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करती हैं, उनका पेलोड लिमिटेड होता है और इस दुनिया में कोई भी मॉडर्न इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल 27 टन का बॉम्ब कैरी ही नहीं कर सकती। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है डिलीवरी मेथड। जार बॉम्ब को डिलीवर करने के लिए बॉम्बर एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम इतने एडवांस हो चुके हैं कि एनिमी टेरिटरी के ऊपर एक बॉम्बर प्लेन ले जाना एक्सट्रीमली रिस्की है। अगर कोई प्लेन इतना बड़ा बॉम्ब लेकर एनिमी एयर स्पेस में एंटर करे तो चांसेस काफी हाई है कि वो टारगेट तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम है पैराशूट ड्रॉप सिस्टम। जार बॉम्बर को पैराशूट के साथ ड्रॉप करना पड़ता है ताकि पायलट को एस्केप करने के लिए एफिशिएंट टाइम मिल जाए, लेकिन रियल वॉर सिचुएशन में इतना स्लो डिलीवरी सिस्टम इजीली इंटरसेप्ट हो सकता है। मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसे टारगेट्स को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। चौथी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजी। मॉडर्न न्यूक्लियर वॉरफेयर का फोकस होता है एक्यूरेसी, स्पीड और मल्टीपल वॉरहेड्स। आज के मिसाइल्स एक ही रॉकेट में मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं MIRV सिस्टम, मतलब एक मिसाइल्स अलग अलग सिटीज पर मल्टीपल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स क्रिएट कर सकती है। इसलिए मॉडर्न मिलिट्रीज के लिए जायंटिक बॉम्ब से ज्यादा यूजफुल होता है मल्टीपल स्मॉलर न्यूक्स, क्योंकि उन्हें डिप्लॉय करना इजियर और स्ट्रेटेजिकली ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। रियलिटी में मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स भले ही छोटे हैं, लेकिन वो स्टिल एंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और अगर आज के टाइम पर किसी मेजर सिटी पर एक रियलिस्टिक न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड कर दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट भी कैटास्ट्रोफिक होगा। तो अब अगला क्वेश्चन यही है कि अगर एक रियलिस्टिक मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन किसी शहर के ऊपर एक्सप्लोड कर दिया जाए तो एक्चुअली होगा क्या, और अगर ऐसा ही सिनेरियो न्यू दिल्ली जैसी सिटीज में हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। मॉडर्न न्यूक्लियर वॉरफेयर में इतने मैसिव बॉम्ब्स आज के टाइम पर यूज नहीं किए जाते, क्योंकि आज की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। कंट्रीज अब प्रेफर करती है स्मॉलर बट एक्सट्रीमली एफिशिएंट थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो मिसाइल्स के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं, और इसके अंदर कुछ बॉम्ब्स की पावर होती है रफली 1 मेगाटन के आसपास। एग्जांपल के लिए एक रियल न्यूक्लियर वेपन देखो जिसका नाम है B-83। इसकी हीट रफली 1.2 मेगाटन है। अगर आपको लग रहा है कि ये जार बॉम्बा के कंपैरिजन में छोटा है तो एक बात याद रखना, 1 मेगाटन का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी होता है। तो अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस इमेजिन करो, इंडिया की कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली, जहाँ पर पॉपुलेशन मिलियंस में है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ एक कम्प्लीटली नॉर्मल डे है, लोग ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक काफी यूजुअल है, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स ओपन हो चुके हैं, मेट्रो स्टेशन पे काफी ज्यादा रश है, और फिर सब कुछ सेकंड के अंदर ही बदल जाता है। इस सिटी के ऊपर एक 1 मेगाटन का न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। अब क्या लगता है आपको, क्या कोई सरवाइव कर पाएगा? आंसर समझने के लिए हमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक्चुअली एक सिंगल इवेंट नहीं होता, वो मल्टीपल डेडली फेजेस में अनफोल्ड होता है। इसके टोटल 5 स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1, द फ्लैश। एक्सप्लोजन के फर्स्ट मिलीसेकंड के अंदर ही एक ब्लाइंडिंग फ्लैश क्रिएट होती है। ये फ्लैश इतनी ब्राइट होती है कि अगर कोई इंसान डायरेक्टली उस डायरेक्शन में देख रहा हो तो उसको परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस फ्लैश की ब्राइटनेस सनलाइट से भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा इंटेंस होती है, और ये सिर्फ एक लाइट की फ्लैश नहीं है, इसके साथ रिलीज होती है थर्मल रेडिएशन। ये हीट इतनी पावरफुल होती है कि किलोमीटर्स दूर तक इंसान को जलाकर खाक कर सकती है। स्टेज नंबर 2, द फायरबॉल। फ्लैश के तुरंत बाद क्रिएट होती है एक मैसिव फायरबॉल जिसका टेम्परेचर इंस्टेंटली रीच कर सकता है मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर सन के कोर के कंपैरेबल होता है, और इस फायरबॉल के अंदर जो भी कोई चीज आती है वो बेसिकली वेपोराइज हो जाती है। और ये जोन बेसिकली सबसे पेनलेस जोन भी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन को रिएक्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, वो इंस्टेंटली वेपोराइज हो जाता है। स्टेज 3, द शॉक वेव। अब आता है एक्सप्लोजन का सबसे डिस्ट्रक्टिव कंपोनेंट, ब्लास्ट वेव। फायरबॉल एक्सपेंड होने के साथ ही एक पावरफुल प्रेशर वेव जनरेट होती है। ये शॉकवेव सुपरसोनिक स्पीड से हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जिससे 10 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में सब कुछ तबाह हो सकता है। स्टेज 4, थर्मल रेडिएशन एंड फायरस्टॉर्म। एक्सप्लोजन के बाद थर्मल रेडिएशन का इफेक्ट कंटिन्यू रहता है। इससे सिटी के मल्टीपल एरियाज में फायर इग्नाइट हो जाती है। थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल फायर्स मिलकर क्रिएट करती है एक फिनोमिनन जिसे कहते हैं फायरस्टॉर्म।
फायर स्टॉर्म बेसिकली एक जायंट इन्फर्नो होता है जो अपने आसपास की ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और इंटेंस हीट विंड जनरेट करता है। ये विंड्स फ्लेम को और भी ज्यादा एरिया में स्प्रेड करती है, जिसके रिजल्ट में पूरा का पूरा शहर जल के खाक हो जाता है। स्टेज 5, रेडियो एक्टिव फॉलआउट। एक्सप्लोजन के बाद एक और इनविजिबल डेंजर स्टार्ट होता है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में राइज करते हैं और फिर ग्रेजुअली ग्राउंड पर सेटल होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फॉलआउट। फॉलआउट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक्सप्लोजन साइट पर लिमिटेड नहीं होता। विंड पैटर्न्स के थ्रू रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं और अगर कोई इंसान फॉलआउट के एक्सपोज में आ जाता है तो रेडिएशन सिकनेस डेवलप हो सकती है और उसे कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं कैजुअलिटीज की। देखो, फायरबॉल, एक्सट्रीम टेम्परेचर, थर्मल बर्न्स, कोलैप्स बिल्डिंग्स, फायर, रेडिएशन एक्सपोज, इन सब की वजह से लाखों से करोड़ों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। और अगर मल्टीपल न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस ग्लोबल स्केल पर हो जाएं, तो एक और डेंजरस फिनोमिनन पॉसिबल है, जैसा कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर तब होता है जब मैसिव फायर्स और एक्सप्लोजंस एटमॉस्फेयर में इतनी स्मोक और शूट इंजेक्ट कर देते हैं कि उनकी वजह से सनलाइट अर्थ तक प्रॉपर्ली रीच ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक के लिए ड्रॉप हो सकता है। एग्रीकल्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है और वर्ल्ड वाइड फूड शॉर्टेजेस क्रिएट हो सकती है। इसलिए न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए थ्रेट है। न्यूक्लियर वेपन्स ह्यूमंस की हिस्ट्री के सबसे डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज में से एक है। उनकी एग्जिस्टेंस एक रिमाइंडर है कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ वो एक वार्निंग भी है, क्योंकि अगर कभी न्यूक्लियर वॉर रियलिटी बन गई, जो कि ऑब्वियसली बनेगी, तो उस वॉर में कोई भी कंट्री एक्चुअली जीत नहीं पाएगी। सबसे बड़ा वेपन कोई मिसाइल नहीं होती, सबसे बड़ा वेपन होता है नॉलेज। अब उस नॉलेज नाम के वेपन को हम अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर हमारे डार्क फ्यूचर के लिए, ये सब कुछ हमारे हाथों में है। टेक केयर, स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।